हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि जो एंजाइटी है और जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसके अंदर क्या रिलेशन है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे वो प्रश्न पूछते हैं कि सर, हमारी जो याददाश्त है, वो जो एंजाइटी है, उसकी वजह से जो हमारी याददाश्त के अंदर जो बदलाव आ रहा है, हम छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं कर पाते, हम हमारे जो घर के जो डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं उन कामों को याद नहीं रख पाते। बच्चों के लिए क्या करना है, पति के लिए क्या करना है, पत्नी के लिए क्या करना है, ऑफिस के जो छोटी छोटी फाइलें होती है, वो काम भी हमें, वो जो बहुत सिंपल से होते हैं, वो भी हमें याद नहीं रह पाते। क्या ये याददाश्त के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी की वजह से हो रही है? क्या ये याददाश्त के अंदर प्रॉब्लम परमानेंट रहेगी? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? अगर आप इस तरह के सवालों से ग्रस्त हैं, अगर आप इस तरह के सवाल रखते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो एंजाइटी और मेमोरी है, उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। दोस्तों, दरअसल मेमोरी क्या होती है कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, ये वातावरण हमारे लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पैदा करता है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। जो हमारी आंख है, हमारा जो कान है, हमारा नाक, हमारी जीभ, हमारी चमड़ी, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और ये इकट्ठा की हुई सूचनाएं हमारे ब्रेन में जाती है, हमारे दिमाग में जाती है। हमारा ब्रेन इन सूचनाओं को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ये सूचनाएं हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब ये स्टोर हो जाती है और तब हमें जब भी इन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है, तो हम इन सूचनाओं को उपयोग में ले लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब इंफॉर्मेशन का ब्रेन में जाना और ब्रेन में जाकर स्टोर होना और उस स्टोर हुई हुई इंफॉर्मेशन को वापस यूटिलाइज कर लेना, इस पूरे प्रोसेस को मेमोरी बोलते हैं। जैसे आपके पास पैसा होता है, उस पैसे को आप बैंक के अंदर स्टोर करते हो और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो उस पैसे को आप यूटिलाइज कर लेते हो। वैसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, स्टोर होती है, और जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी इंफॉर्मेशन का एक बैंक होता है। जैसे पैसों का बैंक होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन का बैंक होता है। इंफॉर्मेशन का बैंक हमारे ब्रेन में कौन सा है? हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इस हिप्पोकैम्पस के अंदर हमारे डे टू डे लाइफ की सारी मेमोरीज स्टोर्ड है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की मेमोरीज हो, जो आने वाले इवेंट्स हैं उन सब की भी इसी में ही स्टोर होगी। तो दोस्तों, जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर होता है। जैसे बैंक होता है, वैसे ये हमारा इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर होता है, मेमोरी सेंटर होता है, केंद्र होता है, मेमोरी का बैंक होता है। और हम जब चाहे इस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमें समझ में आ गया ब्रेन में कौन से पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। अब जो मेमोरी है उसका लॉस क्यों हो जाता है? दोस्तों, दरअसल हिप्पोकैम्पस जो होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? हिप्पोकैम्पस बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हिप्पोकैम्पस बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हिप्पोकैम्पस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो उसके अंदर न्यूरॉन्स के लूप बन जाते हैं। ये सारे जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स के लूप होते हैं, बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं। इन लूप्स के फॉर्म में ही ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अलग अलग इंफॉर्मेशन के अलग अलग हमारे ब्रेन के अंदर लूप बन जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स है, अराउंड 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, न्यूरॉन्स के लूप बनते हैं, नए साइनेप्सिस बनते जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती जाती है और इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती जाती है। तो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है जो स्टोर हो रही है, तो मेमोरी लॉस कब होता है? दोस्तों, जब ये न्यूरॉन्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीजनरेट होने से क्या मतलब है? जब ये न्यूरॉन्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, तब हमारा मेमोरी लॉस होता है, एक्चुअल मेमोरी लॉस होता है। और जनरली ये जो न्यूरॉन्स खत्म होना शुरू होते हैं अराउंड 60 और 70 की उम्र के बाद, ये न्यूरॉन्स है वो डीजनरेट होना शुरू होते हैं, और जिसके बाद से धीरे धीरे हमारा मेमोरी लॉस होने लग जाता है, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया नाम की बीमारी बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो में जल्दी आपसे रूबरू होऊंगा कि डिमेंशिया क्या होता है और किस किस तरह का डिमेंशिया होता है। तो जब ये न्यूरल लूप्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, तब हमारी मेमोरी भी खत्म होने लग जाती है, हमारी याददाश्त भी खत्म होने लग जाती है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है
70 से 80 जो साल है उस उम्र की बाद में जनरली स्टार्ट होता है। और कई बार कोई चोट लग जाती है दिमाग के अंदर, कोई बहुत गहरी चोट लग जाती है, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी ये न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से मेमोरी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये तो है एक्चुअल मेमोरी लॉस जिसके अंदर न्यूरॉन्स इटसेल्फ है वो डीजनरेट होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है। मतलब अगर बैंक ही खत्म होने लग जाए तो पैसा आप वापस कहां से यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे अभी बैंक करप्ट हो रहे, बैंक दिवालिया घोषित हो रहे, तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पैसा आपको फिर नहीं मिल पाता। तो वैसे ही अगर आपका ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो अगर गड़बड़ हो जाए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, आपकी मेमोरी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो है एक्चुअल। तो एंजाइटी के अंदर फिर क्या सच में मेमोरी लॉस जो होता है वो इन न्यूरोनल डीजनरेशन की वजह से होता है? एंजाइटी के अंदर भी याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, तो क्या एंजाइटी में न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं? नहीं दोस्तों, एंजाइटी के अंदर न्यूरॉन्स का डीजनरेशन नहीं होता, वो इस कदर का भी नहीं होता कि उससे मेमोरी लॉस हो जाए। तो फिर एंजाइटी में मेमोरी लॉस क्यों होता है? क्योंकि हमें यह समझ में आ गया कि याददाश्त के अंदर जो गड़बड़ है वो तभी होती है जब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम हो, न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए, न्यूरॉन्स खत्म होना स्टार्ट हो जाए, तब हमारी याददाश्त के अंदर प्रॉब्लम होती है। और एंजाइटी के अंदर भी याददाश्त के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो एंजाइटी के अंदर होने वाली जो याददाश्त की प्रॉब्लम है वो क्या न्यूरॉन्स के डीजनरेशन से रिलेटेड है? नहीं दोस्तों, वो न्यूरॉन्स के डीजनरेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर न्यूरॉन्स खत्म नहीं होते। तो फिर एंजाइटी के अंदर मेमोरी लॉस क्यों होता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर बनता है। जब एंजाइटी के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर डीजनरेशन नहीं होता तो फिर मेमोरी लॉस क्यों होता है? तो इसको समझिएगा दोस्तों, इसके लिए पूरा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटेंशन जो है दोस्तों, हमारी जो अटेंशन है, अटेंशन को सर हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अटेंशन को ध्यान बोलते हैं। ध्यान आप समझते होंगे, किसी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर अपनी कॉन्शियस को फोकस करना, इसको ध्यान बोलते हैं। दोस्तों हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव अटेंशन और दूसरी होती है पैसिव अटेंशन। एक तो होता है एक्टिव अटेंशन और एक होता है पैसिव अटेंशन। अब ये एक्टिव अटेंशन और पैसिव अटेंशन क्या है समझ में नहीं आया, तो इसको समझिएगा दोस्तों। एक्टिव अटेंशन और पैसिव अटेंशन क्या है? एक्टिव अटेंशन का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज के ऊपर ध्यान देते हो, किसी विषय के ऊपर ध्यान देते हो, किसी पर्सन के ऊपर ध्यान देते हो, किसी इवेंट के ऊपर ध्यान देते हो, आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर ध्यान देते हो। तो ये तो होता है हमारा एक्टिव। थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करें तो दोस्तों, जैसे आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और आपका पूरा ध्यान फिजिक्स के ऊपर है, आप केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, आपका पूरा ध्यान केमिस्ट्री के ऊपर है, आप स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आपका पूरा ध्यान अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर है, तो ये है आपका एक्टिव अटेंशन। तो फिर ये पैसिव अटेंशन क्या होता है? दोस्तों पैसिव अटेंशन क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते, पर वो चीज आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वो ऑब्जेक्ट, वो इंफॉर्मेशन, वो इवेंट आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, इसको बोलते हैं पैसिव अटेंशन। एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए कि ये पैसिव अटेंशन क्या होती है। दोस्तों जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, मान लो आप साइंस पढ़ना चाह रहे हो, आप साइंस के ऊपर फोकस हो, मान लो आप फिजिक्स के ऊपर फोकस हो या बायोलॉजी के अंदर फोकस कर रहे हो, तभी फेसबुक के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई भी घटना हो रही है, कोई भी नॉइज हो रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है। आप ध्यान देना नहीं चाहते, ध्यान रखना दोस्तों, आप ध्यान देना नहीं चाहते, फिर भी आपका ध्यान चला जाता है। आप बायोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहते थे, आपका ध्यान फेसबुक पे चला गया, आपका ध्यान व्हाट्सएप पे चला गया। तो ये वाला जो है कि हम चाहते नहीं फिर भी हमारा ध्यान चला जाता है, इसको पैसिव अटेंशन बोलते हैं। इसको कुछ यूं तरह से भी समझ सकते हैं कि आप किसी जगह पर जाना चाह रहे थे और आप वहां चले गए अपनी मर्जी से, तो ये तो है आपकी एक्टिव वॉक। आप जाना चाह रहे थे, आप वहां पे अपनी मर्जी से चले गए, लेकिन एक जगह जहां पर आप जाना नहीं चाह रहे थे पर आपको वहां पे घसीट के ले जाया गया, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको वहां ले जाया जा रहा है, तो ये वाली चीज होती है पैसिव वॉकिंग। आप नहीं जाना चाह रहे थे, आपको घसीट के ले गए। तो दोस्तों यहां पे हमें यह समझ में आ गया कि एक्टिव और पैसिव अटेंशन क्या होता है, तो इसका हमारे मेमोरी से क्या तालमेल है, हमें तो वो समझना है कि याददाश्त किससे ये कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों जो एक्टिव अटेंशन है
हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी भी तरह की चीजें हम सीखते हैं, जितनी भी तरह की लर्निंग जो हमारी होती है, जितनी भी आपने चीजें सीख रखी है, चाहे आप लैंग्वेज आपने सीख रखी है, चाहे आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख रखी है, चाहे आपने गाड़ी चलाना सीख रखा है, घर के काम सीख रखे हैं, वो सारी जो चीजें हैं, उन सब चीजों की जो लर्निंग है, उन लर्निंग के लिए एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। एक्टिव अटेंशन से ही हम वो सारी चीजें सीखते हैं, और इन सीखी हुई चीजों को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, इन सीखी हुई चीजों को अगर हम उपयोग में लेना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो यूटिलाइज करने के लिए भी हमें एक्टिव अटेंशन की ही आवश्यकता होती है। मान लो आपने एक प्रेजेंटेशन घर पे तैयार किया, तो उस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आपको एक्टिव अटेंशन की जरूरत है, और वो प्रेजेंटेशन अगर आप अपने कंपनी में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे भी एक्टिव अटेंशन की ही आवश्यकता पड़ेगी, और एक्टिव अटेंशन के साथ आप उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। मतलब आपका पूरा ध्यान उस प्रेजेंटेशन के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन मान लो कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार तो कर लिया, अब आप ऑफिस गए, ऑफिस में जाने पर आपका ध्यान इस बात पे चला गया कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं प्रेजेंटेशन अच्छा तो दूंगा ना, इनको समझ में आ जाएगा क्या, ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं मैं इनके बीच में हंसी का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा। तो इन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान चला गया। आप ध्यान देना नहीं चाह रहे थे, पर फिर भी आपका ध्यान चला गया, तो ये आपकी वहां पर पैसिव अटेंशन स्टार्ट हो गई। और जैसे ही पैसिव अटेंशन स्टार्ट होगी, तो जो आपने सीखी हुई चीज है, वो सीखी हुई चीज आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि सीखी हुई चीजों को काम में लेने के लिए एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। पैसिव अटेंशन के अंदर सीखी हुई चीजें काम नहीं करती। तो मान लो कि आपने जितनी भी चीजें सीखी है अपने लाइफ के अंदर, वो सारी एक्टिव अटेंशन में सीखी है। आपकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी एक्टिव अटेंशन की वजह से बनी है। आपकी जितनी भी याददाश्त है, ये जो आपका मेमोरी का जो स्टोर है, ये मेमोरी का जो बैंक बना है, ये एक्टिव अटेंशन से बना है। तो इस स्टोर की जो इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो यूटिलाइजेशन के लिए भी आपको एक्टिव अटेंशन की ही आवश्यकता है। और अगर आपकी एक्टिव अटेंशन नहीं है, आपकी पैसिव अटेंशन है, तो आप उस स्टोर्ड मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो आपके काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें अगर याददाश्त को काम में लेना है अपनी, अगर याददाश्त को बहुत जबरदस्त बनाना, शार्प बनाना है, तो हमें हमेशा एक्टिव अटेंशन के ऊपर फोकस करना होता है। हमें हमेशा एक्टिव अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव अटेंशन हमारे किसी काम की नहीं है। पैसिव अटेंशन डिस्ट्रैक्शन है, उससे हम हमारी स्टोर्ड मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो एक्टिव और पैसिव, इससे हमें मेमोरी का कनेक्शन तो समझ में आ गया कि मेमोरी के लिए एक्टिव चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए। तो ये जो एक्टिव और पैसिव, इसका एंजाइटी के साथ क्या कनेक्शन है, इसको भी थोड़ा समझिए। दोस्तों, जब भी हम रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, जब भी हम रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, जब भी हम शांत अवस्था में होते हैं, शांत अवस्था में जो एक्टिव अटेंशन है वो बहुत ही सुपर्ब होती है। शांत अवस्था में, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को, शांत अवस्था में, रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर हमारी जो एक्टिव अटेंशन है वो बहुत ही तगड़ी होती है। तो जब आपकी एक्टिव अटेंशन बहुत तगड़ी होगी, तो आप अपनी मेमोरी को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, तो आपको जो याददाश्त की प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। इसीलिए जब भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि बेटा एग्जाम में अपने आप को शांत रखना, कुछ भी मत करना, लेकिन शांत रखना। शांत रहेगा तो सब चीजें अपने आप याद आ जाएगी। कैसे याद आ जाएगी? शांत रहेगा तो एक्टिव अटेंशन रहेगी, एक्टिव अटेंशन रहेगी तो जो कुछ भी उसने याद कर रखा है, सारा का सारा उसको याद आ जाएगा, वो एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख देगा। लेकिन मान लो कि एग्जाम के अंदर वो एंजाइटी होने लग गई, एग्जाम के अंदर उसको बेचैनी होने लगी, एग्जाम के अंदर उसको घबराहट होने लग गई, तो एंजाइटी के अंदर ये जो पैसिव अटेंशन है ये स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम एंजाइटी होती है, जब भी हमें घबराहट होती है, तो उस एंजाइटी और घबराहट के अंदर हमारी पैसिव अटेंशन स्टार्ट हो जाती है। और जब पैसिव अटेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो जो सीखा हुआ मटेरियल है वो मटेरियल काम नहीं आ पाता। अब आपकी याददाश्त आपका साथ नहीं देगी। तो जैसे मान लो कि वो बच्चा एग्जाम में बैठे बैठे उसके दिमाग में यूं आ जाने लग जाए कि यार मेरे आसपास वाले तो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, मैं तो बहुत स्लो स्लो लिख रहा हूँ, मेरे आसपास वालों ने तो बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, या फिर ये लोग तो बहुत जल्दी एग्जाम इनको आसान लग रहा है, मुझे आसान नहीं लग रहा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। इन सब चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान जा रहा है। वो ध्यान देना नहीं चाहता पर उसका ध्यान चला गया। तो ये ध्यान चला गया तो यहाँ पर उसको एंजाइटी होने लग जाती है, और एंजाइटी में हमारी पैसिव अटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ही पैसिव अटेंशन होती है, पैसिव अटेंशन के अंदर फिर हमारी जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स है वो भी होने लग जाती है। हमें चीज़ें फिर याद नहीं आती, तो फिर उसको यूँ लगता है कि शायद मेरा दिमाग कमज़ोर है, मुझे बॉर्नवीटा खाने की ज़रूरत है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बॉर्नवीटा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक्टिव और पैसिव अटेंशन की
पार्ट है। जो एक्टिव अटेंशन है वो हमारी मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज करवाती है, और जो पैसिव अटेंशन है वो हमारी मेमोरी को यूटिलाइज नहीं करवाती। ये प्रेजेंटेशन में भी लागू होता है। जब भी आप स्टेज पे प्रेजेंट करने जाते हो, अगर आप अपने टॉपिक के ऊपर फोकस्ड हो, आपके पास में एक्टिव अटेंशन है, तो आपने जो कुछ भी याद कर रखा है उस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और अगर आपने अपना ध्यान जो है वो आपके टॉपिक के बजाय इन चीज़ों के ऊपर है कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छा दूंगा या नहीं दूंगा, लोगों को कैसा लगेगा, लोगों को मज़ा आएगा या नहीं आएगा, वो अगर हंसी उड़ा देंगे, तो आपकी पैसिव अटेंशन पॉसिव अटेंशन के अंदर फिर आप जो चीज़ें आप तैयार करके आए हो वो बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप स्टेज के ऊपर बोलने जाने वाले हो और आप स्टेज पे अपनी स्पीच देने वाले हो, स्पीच देने के दरमियान आपका ध्यान ऑडियंस पे चला गया, और ऑडियंस जो है लोग आपस में इधर उधर देख रहे हैं, तो आपको यूं लग रहा है कि लोगों को आपकी जो स्पीच है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, आपका इस तरफ ध्यान चला गया, तो आपकी एक्टिव अटेंशन कम, पैसिव अटेंशन ज्यादा, तो आपने जो कुछ याद कर रखा है वो आपके अब काम नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर ये कनेक्शन है, ये एक ट्राइंगल बनता है एंजाइटी का, अटेंशन का और मेमोरी का। अगर एंजाइटी है तो पैसिव अटेंशन तो मेमोरी कम, मेमोरी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। अच्छा, न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो रहे हैं क्या? न्यूरॉन्स डिजेनरेट नहीं हो रहे, जो स्टोर्ड मेमोरी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कई बार दोस्तों ऐसे होता है ना कि घर के अंदर कोई वस्तु रखी हुई होती है और हमें याद नहीं आ रही होती, तो हम उस वस्तु को यूटिलाइज नहीं कर पाते। हमें यूं लगता है कि पता नहीं शायद खो गई है, अब हम उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उस काम की जो चीज है उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमारे साथ होता है कि जब भी हम एंजाइटी के स्टेट में होते हैं, पैसिव अटेंशन ज्यादा होती है, तो हम हमारी स्टोर्ड मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो हमारे किसी काम की नहीं रह पाती। और जब हम रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं, तो हमारी एक्टिव अटेंशन बहुत तगड़ी होती है। एक्टिव अटेंशन बहुत तगड़ी, तो हम जो स्टोर्ड मेमोरी है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बहुत बेहतरीन रहे, क्योंकि याददाश्त होने का तो एक ही तरीका है, न्यूरॉन्स का डीजनरेट होना, और वो स्टार्ट होगा 60 से 70 सालों के बाद, जब आपके न्यूरॉन्स डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप डिमेंशिया के शिकार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कोई मेमोरी लॉस का कोई चांस नहीं है, और स्पेशली एंजाइटी से तो कोई मेमोरी लॉस का चांस नहीं है। एंजाइटी से जो भी मेमोरी लॉस हो रहा है ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है। जब तक एंजाइटी है तब तक ये मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे ही एंजाइटी हटती है, मेमोरी की प्रॉब्लम्स भी हट जाती है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें एंजाइटी से रिलैक्स्ड स्टेट की तरफ आना है, एंजाइटी से रिलैक्स्ड स्टेट की तरफ आना है। एंजाइटी के अंदर हमारा ब्रेन है वो रिएक्टिव मोड में होता है, उस रिएक्टिव मोड से रिलैक्स्ड मोड की तरफ आना है। और ये एंजाइटी और ये जो रिएक्टिव मोड है वो किस वजह से है? वो न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से है। जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं उसकी वजह से हम एंजाइटी का शिकार होते हैं। और रिलैक्स्ड कब होते हैं? जब पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हमारे ब्रेन में बने हुए हो। तो हम नेगेटिव से अगर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स की तरफ आ जाएं तो हम एंजाइटी से फ्री, तो मेमोरी की प्रॉब्लम से भी फ्री। तो ये नेगेटिव जो न्यूरोनल पैटर्न से पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न की तरफ किस तरह से आ जाए, उसके लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज की जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे स्टार्ट होती है? वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो तो ब्रेन में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनते हैं, तो ब्रेन रिलैक्स्ड होने लग जाता है। और इसमें सीबीटी बहुत काम आती है, काउंसलिंग बहुत काम आती है, साइकोथेरेपीज बहुत काम आती है। तो दोस्तों अब शायद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों Facebook पे भी हम लोग रेगुलर लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे अन्य जो कंटेंट है वो भी अपलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, कन्हैया कच्छावा नाम से या DRK TV नाम से हमारा पेज है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।